तो हेलो क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल श्रीवाल। और आई थिंक सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबके अभी थर्ड सेम के एग्जाम खत्म हुए हैं और कुछ समय बाद रिजल्ट भी आ ही जाएगा, तो हमें फोर्थ सेम की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो फोर्थ सेम का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसे हम कोर सब्जेक्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका सिलेबस। 5 यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, डीसी मशीन फर्स्ट। और उसके बाद टोटल 70 मार्क्स हैं। 14 मार्क्स हमारे ईच यूनिट से आने आने हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क डेवलप्ड इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर। दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिपीट इतनी बार रिपीट हो चुके हैं पेपर में। तो फ्लो डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा आज का हमारा। सेकेंड यूनिट कर रहे हैं डीसी मशीन फर्स्ट की। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, फिर ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन जो हमारी आनी है, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन। मैं बता रहा था कि जैसे कि सिलेबस देखते हैं एक बार। सिलेबस में डीसी मशीन फर्स्ट और डीसी मशीन सेकंड, ये 2 यूनिट बनाई हुई हैं। एक्चुअल में ये 2 यूनिट इनके सिलेबस को देखते हुए बना दी गई हैं। एक्चुअल में है ये 1 यूनिट। इस यूनिट को 2 यूनिट में इन्होंने कवर कर रखा है कि सिलेबस लेंथी हो चुका है। तो इन 2 यूनिट को भी हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। कुछ पार्ट दोनों का मिक्स करके एक लेक्चर में ले लेंगे, और इस तरीके से हम इन 2 यूनिट को 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है क्लास। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा मेन क्वेश्चन, जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देगा। व्हाट, वाई, वेयर। व्हाट इज द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है, क्यों सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, क्या इसके यूजेस हैं, कहाँ ये यूज हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमें इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। तो बेसिकली हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक मशीन क्या होती है। मोटर, जनरेटर और इलेक्ट्रिक से चलने वाली कोई भी डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मशीन कह रहे हैं। बट इस सब्जेक्ट में हमारे लिए इलेक्ट्रिकल मशीन केवल और केवल 2 चीज मैटर करती हैं, जनरेटर और मोटर। हमें केवल इन पे स्टडी करनी है, जनरेटर और मोटर। और हमें कुछ नहीं देखना है। अब जनरेटर और मोटर में एवरीथिंग, एनीथिंग जो भी होता होगा, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग, क्या उसमें यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिकल मशीन हमारे लिए ये रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट एनर्जी, जो केवल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, टिपिकली बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जो मेनली किसके बीच में हो रही है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद वोल्टेज, करंट एंड मूवमेंट। ओके। दे इंक्लूड जनरेटर, मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो क्या मिल रहा है हमें, जनरेटर की बात हो रही है, मोटर की बात हो रही है, लगे हाथों ट्रांसफॉर्मर की बात भी हम इसके अंदर कर लेंगे। तो जो बच्चे हमारे लेटरल एंट्री वाले होंगे कुछ, तो उन्हें पता भी होगा कि हम डीसी मशीन पढ़ के आ चुके हैं। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन हमारी हो गई। देख पा रहे होंगे वाई वी स्टडी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। भाई अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन क्यों पढ़ रहे हैं, स्टडिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज अ क्रूशियल बिकॉज दे अंडरपिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं बन पा रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल का यूज ना हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल मशीन यूज ना हो रही हो। छोटे से छोटा रोबोट ले लो, छोटे से छोटा, अगर मैं एआई रोबोट भी लेने लगूं तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाएगी मेरे को।
और बड़े से बड़े इंडस्ट्री जितनी है सबके अंदर मोटर का यूज तो हो ही रहा होगा भाई, ऐसा तो है नहीं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी बनेंगी अब सब इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड होंगी। पावरिंग इंडस्ट्री है सब इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड है, ट्रांसपोर्टेशन सब इलेक्ट्रिकल होता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह का व्हीकल, फोर व्हीलर, टू व्हीलर सब इलेक्ट्रिकल पे कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड आवर डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ है वो इलेक्ट्रिकल के इर्द गिर्द घूम ही रही है। एंड आर वाइटल फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब बस आपको क्या करना है, इसकी स्टडी करके इन इक्विपमेंट को अपने अनुसार कि अब मैं इसका इस तरीके से यूज करके इसे कॉम्पैक्ट वे में छोटा कर दूं, या मुझे इसे इस तरीके में चाहिए मशीन को तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूं, इससे आपको चेंज करके इसे ही आपको यूज करना है। दे आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर्स होते हैं प्लेइंग अ की रोल इन जनरेटिंग एंड कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ मशीन्स, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है मशीन। पहली बात तो अगर एक मैं मोटर की बात करने लगूँ तो मोटर का रोल, केवल मोटर का रोल इतना नहीं है कि वो घर में हमारे पंप यूज कर रहा हो कि पानी को ऊपर टंकी तक चढ़ाना है। एक मोटर को मैं दिखा रहा हूँ, आप डायग्राम में देखिए एक मोटर के कितने रूप है। ठीक है, सबसे पहले एसी मोटर आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं। उसके बाद डीसी मोटर, उसके बाद शंट मोटर, सेपरेटली मोटर, कंपाउंड मोटर, पीडीएमसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनियस मोटर, स्टेपर मोटर, ब्रूसलेस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, सर्वो मोटर और लीनियर मोटर। एक मोटर छोटी सी मोटर के जिसका हम यूज कर रहे थे उसको इतने पार्टों में डिवाइड करें, ये तो कुछ एग्जांपल है, नंबर ऑफ एग्जांपल अभी बचे हुए हैं कि इतने प्रकार में हमने उस मोटर को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन including motor, generator, and transformer are used in a vast array of applications, from powering domestic appliances to driving industrial process and generating electricity. ठीक है, एक तो इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और छोटे मोटे हर जगह यूज देखने में मिल रहे हैं। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम इस तरीके से देख पाएंगे। तो कह सकते हैं कोर सब्जेक्ट है आपका, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और बात करें एग्जाम्स की, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम होगा तो 5 to 8 क्वेश्चन को देखने को मिल जाते हैं मशीन से आए हुए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो गया हमारे लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डीसी मशीन्स जो फर्स्ट है। तो वैसे 2 यूनिट है, डीसी मशीन फर्स्ट, डीसी मशीन सेकंड, जिसे हम 3 यूनिट में 3 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डीसी मशीन्स इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो डीसी मशीन्स आर वन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन यूज्ड फॉर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। अगर मैं केवल डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ तो डीसी से हमारा डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट मशीन्स है। और एसी से मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। तो मशीन्स दो तरीके की होगी, एसी मशीन, डीसी मशीन। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन्स की, जो कि काय के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिक मशीन यूज फॉर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इट इज वर्सेटाइल एंड एक्सटेंसिवली यूज इन इंडस्ट्री। कहाँ यूज हो रही है? इंडस्ट्री में यूज हो रही है बहुत सारे रूपों में। डीसी मशीन कैन वर्क एज जनरेटर एंड मोटर। और डीसी मशीन हमें दोनों में देखने को मिल जाएगी। मशीन की बात करें तो मशीन जनरेटर भी हो सकती है और मोटर भी हो सकती है। तो अगर मैं डीसी जनरेटर की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे डीसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन आपको मिल गई, डीसी जनरेटर क्या होता है? इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल इसके डीजल इंजन में यूज होता है, टरबाइन में यूज होता है, एसी मोटर में यूज होता है। सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर प्राइम मूवर। तो ये हमारे प्राइम मूवर की तरह यूज होते हैं यहाँ पर। अब प्राइम मूवर समझ पा रहे होंगे हम, जनरेटर है, जनरेटर को भाई स्टार्ट करने के लिए होता है ना, एक अगर सिंपल जनरेटर ले लेते हैं तो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए एक हत्ती होती है, पहले उसे स्टार्ट करते हैं तब जाकर जनरेटर मूव होता है। तो यहाँ पर जनरेटर को हमारा जो हत्ती है जिसे हम स्टार्ट करते हैं ना उसे कहते हैं प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर हमारी मैकेनिकल पावर है जो कि हमें मिल सकती है जनरेटर को चलाने के लिए, डीजल इंजन से मिल सकती है, टरबाइन से मिल सकती है, या फिर एसी मोटर से हम उसे प्राइम मूव कर सकते हैं। मीन्स ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर टू इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, बट देर इज ऑलमोस्ट नो मॉडर्न यूज ऑफ डीसी मशीन एज अ जनरेटर। तो जनरेटर में कोई डीसी मशीन का मॉडर्न यूज नहीं है। Presently, all the land-based electrical power network are AC system of generation, transmission and distribution.
चलिए आगे देखते हैं। डीसी जनरेटर आर स्टिल बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर इन स्मॉल पैक एंड स्टैंड बाय जनरेटिंग प्लांट्स driven by windmill and mountain streams, mini hydroelectric plant to provide uni uninterrupted power supply। ठीक है, अपने छोटी छोटी जगह में इन्हें हम यूज कर पा रहे हैं डीसी जनरेटर को, जहां हमें चाहिए। कोई ऐसा इसका बड़ा रोल नहीं है डीसी जनरेटर्स का। बट बात करते हैं अगर डीसी मोटर्स की, तो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी कर दिया हमने उल्टा, डेफिनेशन में हल्का सा चेंज। ड्राइव some mechanical load, okay, are finding increasing application especially where large magnitude and precisely controlled torque is required। ठीक है, बात करते हैं यूज की, तो रोलिंग मिल्स इन ओवरहेड क्रेन एंड फोर ट्रांसपर्पस लिंक फोर्कलिफ्ट ट्रक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ देखने को ये हमें मिल जाएंगी। चलिए, इन पोर्टेबल मशीन टूल सप्लाई फ्रॉम बैटरीज इन ऑटोमोटिव व्हीकल एंड स्टेटर मोटर ब्लोअर मोटर्स इन मैनी कंट्रोल एप्लीकेशन एज actuators and as a speed and position sensing devices such tacho generators for speed sensing and servo motor position traction system। वहाँ हमें ये देखने को मिलेगी। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, it can meet the demand of loads requiring high starting torque, second high accelerating and deaccelerating torque दोनों मिल जाएंगे हमें। स्पीड कैन बी कंट्रोल इन अ वाइड रेंज में हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोवाइड्स क्विक रिवर्सल, और रिवर्सल भी हमें मिल सकता है। रिवर्सल का मतलब रोटेशन का है, एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी एकदम हम क्विक ले सकते हैं, क्योंकि आजकल की बाइकों में या व्हीकल्स में देखने को मिल रहा है। डिसएडवांटेज भी होंगे भाई, जब किसी चीज की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये डीसी जनरेटर या मोटर की बात करता है, तो एसी और डीसी में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ कार्बन ब्रूसेस विच कम्यूटेटर सेगमेंट कॉन्टैक्ट, और वो भी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी किसकी वजह से है, कार्बन ब्रूसेस विद कम्यूटेटर सेगमेंट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की जाती है, कम्यूटेटर। आर्किंग एंड स्पार्किंग ड्यू टू द कम्यूटेटर सेगमेंट दैट रिड्यूस द डिलेबिलिटी एंड द मशीन ऑफ द मशीन। इस कम्यूटेटर सेगमेंट को ऐड करने की वजह से हमें यहाँ पे स्पार्किंग और आर्किंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे लिए एक रियलेबल नहीं होता इस मशीन के लिए। तो ये डीसी जनरेटर और मोटर के बारे में कुछ बातें थी। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, जनरेटर और मोटर दोनों सेम वर्क करते हैं, बट इसमें क्या करना है हमें, जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो वो मोटर की तरह वर्क कर रहा है, जब हम उसे सप्लाई ले रहे हैं तो वो जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो यानी कि दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होगी, एक बार टर्मिनल इधर की तरफ होगा और एक बार करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो द बेसिक पार्ट ऑफ डीसी मशीन आर, दो पार्ट में हमने डीसी मशीन को डिवाइड कर लिया भैया। दो बेसिक पार्ट्स क्या है हमारे, फर्स्ट इज स्टेटर जिसे हम स्टेशनरी पार्ट कहते हैं, दूसरा रोटर जिसे हम रोटेटिंग पार्ट कहते हैं। तो स्टेटर का नाम स्टेशनरी पार्ट से बना है और रोटर का नाम रोटेटिंग पार्ट से बना है। आगे चलते हैं। चलिए, अब आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। एक डायग्राम में आपको डीसी मशीन दिखाई हुई है, ठीक। अब इस डीसी मशीन के एक एक करके पार्ट देख लेते हैं। जितने पार्ट आपको 12 पार्ट्स देखे हैं, 12 के 12 इजीली याद हो जाएंगे, कुछ इतना टफ काम नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले साफ्ट, भाई घूमने वाला पोर्शन हमारा साफ्ट, जो कि ये पूरे साफ्ट पे टिका हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे एंड बियरिंग। बियरिंग का ये साफ्ट किस चीज पे रुकी हुई है, इधर की साइड बियरिंग पे और उधर की साइड बियरिंग पे हो गए एंड्स बियरिंग। नेक्स्ट कम्यूटेटर, अभी पता चला था कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या है यहाँ पे, एसी और डीसी में ये फर्क हमें मिला था। एसी जनरेटर क्या होता है, उसमें कोई कम्यूटेटर नहीं होता, उसमें क्या होती है हमारी स्लिप रिंग्स होती हैं, ठीक है। और डीसी में क्या होता है, डीसी में हमारे स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग होती हैं। स्प्लिट रिंग क्या होती है, जब एसी जनरेटर होता है तो हमारी जो वेवफॉर्म मिलती है एसी वेवफॉर्म मिलती है, और डीसी में हमें चाहिए डीसी वेवफॉर्म, यानी कि एक सिंगल इस कांस्टेंट लाइन। तो उसी को खत्म करने के लिए
अल्टरनेटिंग वेव को खत्म करने के लिए यहाँ पे हमने स्प्लिट रिंग यूज करी है और स्प्लिट रिंग का कनेक्शन करा है हमने कम्यूटेटर से, जो कि हमें सीधा डीसी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट एच टू डीसी, फिलहाल मोटर के अंदर। फिर बात कर लेते हैं कम्यूटेटर डिवाइस लगा किस जगह है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा कम्यूटेटर डिवाइस। नेक्स्ट में बात करूंगा, नेक्स्ट क्या है, ब्रूसेस। ब्रूसेस कम्यूटेटर डिवाइस के ऊपर ये जो लगे हुए हैं ये ब्रूस हो गए। नेक्स्ट में बात करूंगा आर्मेचर, ये भैया पूरा मेरी कोईल ये जो अंदर वाली है ये आर्मेचर है, साफ्ट के ऊपर जो लगी हुई है। फिर मेरे मेन पोल, मेन पोल कौन से होते हैं भैया, मेरे मेन पोल जो मेरे स्टेटर पे लगे हुए हैं ये वाले। ये आप देख पा रहे होंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ। एक ये मेरे मेन पोल है, दिख पा रहा है कलर, ब्लैक ले लेते हैं चलो। ये रहे मेरे मेन पोल, और नीचे की साइड होंगे मेन पोल जो स्टेटर में लगे हुए हैं। पे मेरे मेन पोल फील्ड वाइंडिंग, मेन पोल फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग के साथ ये हुए साथ में जो इसके लगे हुए हैं ये मेन पोल, उसके साथ में फील्ड वाइंडिंग के साथ। फिर फ्रेम, फ्रेम आपको पता ही है जिसमें ये रखा हुआ है ये डब्बा खोल इसका, ये हो गया फ्रेम। फिर आ जाएगा एंड शील्ड। एंड शील्ड आप देख पा रहे होंगे, ये कवर इसका निकल जाता है जिसके पीछे एक फैन लगा होता है। फिर वेंटिलेटर, वेंटिलेटर किसके लिए, एक फैन लगा होता है ना अंदर, तो उसके एक जाली सी लगी होती है, वो वेंटिलेटर हो गया। फिर बेसमेंट, बेसमेंट आप देख पा रहे होंगे जिसपे रखा जाएगा और कस जाएगा। और लास्ट बियरिंग 12, तो एंड बियरिंग और बियरिंग एक ही चीज हो गई, ये दोबारा लिख दिया बियरिंग्स। तो ये ऐसे कुछ पार्ट है जो आपको इजिली याद रह जाएंगे 12 में से, 10 तो कहीं नहीं गए। इस तरीके से आप मोटर में अगर कोई देखेंगे तो आराम से बता देंगे क्या क्या चीज क्या क्या है। अब बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन, तो पार्ट तो आपको बदल गए, अब ये डायग्राम बनाने में थोड़ा टफ लगेगा तो डायग्राम चेंज कर लेते हैं, या आप बना सकते हैं तो बना भी सकते हैं इस वाले को, वरना हम दूसरा डायग्राम बना देंगे। ये वाला साथ सामने से देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका बेस हो गया, आप देख पा रहे होंगे ये इसका बेस हो गया नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्मेचर। ठीक है, ये योक जो स्टेटर का फ्रेम होता है इसे योक कहते हैं हम। ठीक है, पोल्स देख पा रहे होंगे आप, ये अंदर पोल्स है ये। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट ये रहा, फील्ड वाइंडिंग ये रही। पोल शू इन्हें बोलते हैं जो आगे पोल के आगे ये थोड़ा सा गैप बन जाता है, इस तरीके से शेप बन जाती है, इसे पोल शू कह देते हैं। फिर कुछ इंटरपोल्स होते हैं जिनका यूज हमें देखने को मिलेगा आगे। फिर आर्मेचर वाइंडिंग मिलेगी, कम्यूटेटर मिल जाएगा, साफ्ट मिल जाएगी, और ये इसका सिंपल सा एक डायग्राम हो जाएगा। चलिए कुछ बातें जानकारी कर लेते हैं भैया स्टेटर और रोटर के बारे में। स्टेटर कंसिस्ट ऑफ क्या है, स्टेटर के पास क्या क्या है, स्टेटर के पास स्टेटर फ्रेम है। स्टेटर फ्रेम में आप नेम प्लेट, टर्मिनल बॉक्स या बेसमेंट लगे होते हैं। क्या करता है ये, इसका काम क्या है भाई, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द मशीन्स, मशीन को प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, प्रोवाइड फॉर द होल फ्लक्स एंड कैरीज हाफ ऑफ इट। स्टेटर कोर की बात करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, योक मैकेनिकल सपोर्ट। स्टेटर पोल होते हैं इसके पास, फील्ड वाइंडिंग होती है इसके पास, कम्यूटेटिंग पोल्स होते हैं इसके पास, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है इसके पास। ये क्या होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसे देख लेते हैं। इन लार्ज डीसी मशीन्स ओनली placed in the slot connected in series with armature winding cancels armature reaction and flux weakening। मतलब एक टॉपिक आएगा हमारे इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन के लिए, तो उस आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, वो लॉस होती है हमारा, मतलब हमारे लिए मोटर के अंदर एक लॉसेस होता है आर्मेचर रिएक्शन, उसे कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है। बस वो है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद प्रोसेस है, प्रोसेस हमारे स्टेटर पे जॉइंट है, अटैच द स्टेटर एंड कवर्स मेडिटेड कार्बन ग्रेफाइट एंड टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। तो ये स्टेटर से कनेक्ट है और स्टेटर से हमें कम्यूटेटर पे करंट प्रोवाइड करना है, कम्यूटेटर से करंट लेना है, तो ये हमारा रोधी प्रोसेस होगा। अब रोटर की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रोटर है द रोटेटिंग पार्ट of the machine where the electromechanical energy conversion it take place. It consists of rotor core, okay, जिसे हम शाफ्ट बोल रहे हैं, शाफ्ट टिकी हुई है ना। फिर आर्मेचर वाइंडिंग आ जाएगी, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ coils, each coils having one or more turns embedded in the rotor slot, जो कि रोटर के स्लॉट्स में लगी हुई हैं। Each side of the turn is called conductor। ठीक है,
एक कोयल का एक टर्न को हम एक कंडक्टर बोल रहे हैं। रोटर शाफ्ट हो गई, बियरिंग्स हो गए जो फिर शाफ्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कम्यूटेटर जो कि इस पे जॉइंट है, माउंटेड ऑन द शाफ्ट इंटरनल ऑन ईच अदर। कन्वर्ट क्या कर रहा है, एसी टू डीसी कर रहा है, या फिर मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन बोल रहे हैं हमसे, कीप द रोटर एमएमएफ स्टेशनरी इन स्पेस। तो ये थी हमारी कुछ कंस्ट्रक्शन की बात, जिसके बारे में आपको डिफाइन डीसी मशीन या डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चल के हमें क्या मिला, एक क्वेश्चन, इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ डीसी मशीन। कुछ डीसी सर्किट्स हम बनाने सीखेंगे जो कि एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल हम अगर क्वेश्चन से ज्वाइन कर दिया तो वो इजीली हम कर पाए। तो इसके अंदर क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ द मॉडल ऑफ द गिवन मशीन वो हमें बनाने हैं। इट इज द सर्किट मॉडल ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रिकल मशीन, और ये जो सर्किट होगा ये एक्चुअल सर्किट होगा जो कि हम मशीन का बनाएंगे। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर्स आर द डीसी मशीन यूज एज अ जनरेटर। देर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द जनरेटर एंड द मोटर एक्सपेक्ट द डायरेक्शन द पावर ऑफ फ्लो। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल पावर फ्लो के अलावा। एक में पावर ली जा रही है, एक में पावर दी जा रही है। There are five major types of DC generators classified according to the manner in which their field flux is produced. First is separately and the second is self-excited. तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। In a separately excited generator, the field flux is derived from the separate power. सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है जो हमारी फील्ड फ्लक्स बनती होगी एक सेपरेटली सोर्स ले रखा होगा ना, उससे बना रहे होंगे। ठीक है, और जो कि सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द जनरेटर इटसेल्फ, जो जनरेटर से इंडिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट शंट जनरेटर है। इन अ शंट जनरेटर द फील्ड फ्लक्स इज ड्राइव बाय द कनेक्टिंग फील्ड सर्किट डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक डायरेक्टली शंट लगा रखा होगा जिससे हमारा फील्ड फ्लक्स बन रही होगी। थर्ड इज सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में क्या करा होगा, इन सीरीज जनरेटर द फील्ड फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द कनेक्टिंग द फील्ड सर्किट इन सीरीज विद द आर्मेचर। एक सीरीज में फील्ड बाइंडिंग लगा दी होगी, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर में क्या है, इन cumulatively compound generator both shunt and series field are present in their effect and additive। और differentially compound generator मतलब, in differentially compound generator both shunt and series field are present but their effect are subtractive। यहाँ पर जो फील्ड है वो एडिक्टिव है और यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव है। एक एक करके बात फटाफट डायग्राम देखिएगा सभी बच्चे बड़े ध्यान से। अगर मैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की बात करूंगा तो देखिए, फिलहाल डायग्राम होगा मेरा इधर से स्टार्ट। ये मेरा मोटर, ये जनरेटर जो भी आपको मानना हो। चलो मैं मोटर की बात कर लेता हूँ, जनरेटर की जनरेटर ले लेते हैं। तो ये मेरा हो गया जनरेटर। ये जो मेरा जनरेटर, जनरेटर से मेरी वाइंडिंग टर्मिनल ये जो बाहर को जा रहे हैं, जिससे मुझे टर्मिनल पर वोल्टेज मिल जाएगी वीटी। सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें तो फील्ड वाइंडिंग मैंने बाहर से दी है वीएफ फील्ड वाइंडिंग। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मेरा लोड हो सकता है, ये मेरा करंट हो गया आर्मेचर करंट, क्योंकि मोटर से निकल रहा है तो आर्मेचर करंट हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आई एल इक्वल्स टू आई ए, लोड करंट इक्वल्स टू आर्मेचर करंट। और इक्वेशन क्या आएगी मेरी, वी टी इक्वल्स टू ई ए, ई ए मतलब जनरेटेड ईएमएफ माइनस आई ए आर ए जो फिर इस रेजिस्टेंस में खर्च हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरी कुछ इक्वेशन निकल गई जो कि न्यूमेरिकल में मेरे काम आ जाएंगी। फिर मैं बात करता हूँ डीसी शंट डीसी जनरेटर की। शंट डीसी जनरेटर क्या है, मैंने जो फील्ड वाइंडिंग थी शंट में कनेक्ट कर दिया। आप देख पा रहे होंगे शंट में डीसी वाइंडिंग मेरी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट हो गई है शंट में इधर की साइड। तो अब इक्वेशन में मेरा हल्का सा चेंज आएगा भाई, कि जो मेरी इक्वेशन निकल के आएगी, आप जूम करके थोड़ा सा देखिए। तो जो आर्मेचर करंट मेरे यहाँ से निकल के आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लोड करंट में और फील्ड करंट पे। तो आई ए इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई एल, और वी टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो टोटल वोल्टेज ये इस टर्मिनल की वोल्टेज भी यही हो जाएगी, तो वी टी की सेम ई ए माइनस आई ए आर ए।
इस तरीके से इक्वेशन निकल के आएगी। तो सभी डायग्राम हम बना के दिखाएंगे और फिलहाल उनकी इक्वेशन लिख के देखेंगे। सीरीज जनरेटर की बात कर लो भाई। सीरीज में क्या है मेरा, फिर से जनरेटर, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग जो कि सीरीज में कनेक्ट कर दी। अब इसके लिए क्या है, आर्मेचर करंट होगा, वही फील्ड करंट होगा, वही लोड करंट होगा। तो आई ए इक्वल्स टू आई एस प्लस आई एल, और इक्वेशन क्या आएगी, वी टी इक्वल्स टू ई ए माइनस, अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ गए अपने कर आर ए और आर एस ई, आर ए और आर एस, आर ए प्लस आर एस। तो ये मेरे केवीएल और केसीएल के यूज करके मैं दो इक्वेशन बना पा रहा हूँ, पर आपको डायग्राम याद रखनी है सीरीज, शंट और सेपरेटली। एक आप देख पा रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के लिए भी सेम डायग्राम जैसा कि जनरेटर का था, सेम सेपरेटली के लिए, ठीक है। बट आपके पास फ्लो ऑफ करंट किसके अंदर की साइड है। तो आर्मेचर सर्किट से एक ईएमएफ निकल कर आती है, वो इस तरीके से है कि ई ए इक्वल्स टू एन फाई जेड पी अपॉन 60 ए, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या है, फ्लक्स है, जेड क्या है, कंडक्टर्स है, पी क्या है, पोल्स है, ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जो कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे यूज होगा। चलिए अब मोटर की बात कर रहे हैं। तो मोटर में सेल्फ एक्साइटेड, तो सेल्फ एक्साइटेड की बात करेंगे, देयर फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर कनेक्टेड अक्रॉस टू द फील्ड अरेंजमेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। सेम थ्री टाइप्स ऑफ डीसी मोटर हो गए, सीरीज बाउंड, शंट बाउंड एंड कंपाउंड बाउंड। सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। तो देखिए सेम डायग्राम रहेगा। सीरीज बाउंड मोटर में क्या है, अ सीरीज मोटर इज वन इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इट सीरीज विद द आर्मेचर सो दैट द होल करंट ड्रॉन फ्रॉम द मोटर पासिस थ्रू द फील्ड वाइंडिंग। एक कहानी लिखनी है जो कि पीछे भी लिखी हुई थी, आप बना देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम देखिए, एक अब की बार मोटर है, सेम सीरीज बाउंड की कर रहा है, तो सीरीज में एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी, और ये हमारा टर्मिनल जहाँ से हम करंट ले रहे हैं। तो मोटर में क्या है, बैक ईएमएफ मिलता है, वहां पे तो आर्मेचर मतलब ईएमएफ जनरेट हो रहा था, यहाँ पे ईबी मिलेगा हमें, एक बैक ईएमएफ। तो केवीएल और केसीएल में अप्लाई करता हूँ यहाँ पे इस सर्किट में, तो आप देख पाएंगे कुछ इक्वेशन मेरी बनकर आ रही है। तो आई ए इक्वल्स टू आई एस सी इक्वल्स टू आई एल, आर्मेचर करंट इक्वल्स टू सीरीज रेजिस्टेंस करंट या फील्ड करंट और लोड करंट। अगर मैं केवीएल लगाता हूँ तो ई बी इक्वल्स टू वी एल माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई, ठीक है। डायग्राम में देखिए इजिली रख सकते हैं, वी एल ई बी इक्वल्स टू वी एल ई बी इक्वल्स टू ई बी, ये रहा वी एल माइनस, ये मेरा हो जाएगा आर ए प्लस आर एस ई। आर्मेचर वाला भी होगा अपना एक रेजिस्टेंस, और एक हमारा फील्ड वाला रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा हुआ। तो यूज की बात करें, यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायर वेरी हाई टॉर्क्स, ठीक है। स्टार्टर मोटर इन कार, एलिवेटर्स मोटर, ट्रैक्टर मोटर इन लोकोमोटिव। तो बहुत जगह इसका यूज होता है सीरीज बाउंड मोटर का, ठीक है। बात करते हैं शंट बाउंड मोटर की। नंबर टू, शंट बाउंड मोटर। A shunt wound motor is one in which the field winding connected in parallel with armature। अब फील्ड वाइंड को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, सेम जैसे जनरेटर में था। तो ये रही हमारी फील्ड वाइंडिंग जो पैरेलल में कनेक्ट है, ये हमारा जन मोटर हो गया, बैक ईएमएफ हो गया, आर्मेचर करंट इसमें गया होगा, तो इस तरीके से गया होगा, यहाँ से टर्मिनल से करंट आया, आर्मेचर में गया और शंट में गया है। तो अगर मैं केवीएल या केसीएल लगा रहा हूँ तो आई एल इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई ए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया आई एल, इधर और इधर। और हमारा ई बी सेम रहेगा, ई बी इक्वल्स टू वी एल माइनस आई ए आर ए, ई बी इक्वल्स टू केवल यहाँ का रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस आई ए आर ए। नेक्स्ट बात करेंगे कंपाउंड वाउंड मोटर की। तो कंपाउंड में क्या है, एक कंपाउंड वाउंड मोटर हैज बोथ सीरीज एंड शंट वाइंडिंग, जिसके अंदर दोनों वाइंडिंग आपको देखने को मिल जाएंगी, विच कैन बी कनेक्टेड इन शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट, जिसे शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फिर से,
फिर से हमारा मोटर सीरीज वाइंडिंग भी कनेक्ट है और शंट वाली भी कनेक्ट है। तो अगर मैं केवीएल केसीएल लगाऊं तो आप देख पाएंगे कि करंट आया और यहाँ से सीधा इधर गया, उधर तो जाने का ही नहीं, उधर ISH। तो इधर जो करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ISC और इधर IA, इधर ISH। तो IL इक्वल्स टू ISH प्लस RA। और अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो इक्वेशन EB इक्वल्स टू VL माइनस IARA और IL RSC। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस। चलिए, एक बहुत आने वाला क्वेश्चन है पेपर में जो आपको देखने को मिलेगा। ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की इक्वेशन ड्राइव कर दो भैया, ईएमएफ इक्वेशन। तो सबसे पहले फाई की बात कर लेते हैं। फाई क्या होता है भैया यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल इन वेबर। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन। ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है। अब ए की वैल्यू डिपेंड करती है पोल पर। ए इज टू पी होगा लैप वाइंडिंग के लिए और टू होगा फॉर वेव वाइंडिंग के लिए। दो तरह की वाइंडिंग हमें देखने में लेके आ गए, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। एन क्या है? स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। ईजी क्या है? जनरेटेड ईएमएफ या ईएमएफ पर पैरेलल पाथ। ठीक है। देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द आर्मेचर बीइंग 5 कितना हो जाएगा भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल इन वेबर। तो अगर मैं फाइव की बात करूं तो D5 इक्वल्स टू पोल इंटू 5। ठीक है। और टाइम टेकन कंप्लीटिंग रेवोल्यूशन, टाइम टेकन कितना हो जाएगा भैया एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए? 60/n सेकेंड। 60/n सेकेंड। 16/n। अभी हमने कुछ नहीं करा, सारी चीजें बताई हैं क्या क्या है। एक स्टार्ट करिए छोटी सी। आज अब देखिए, अगर मैं बात करूं हैंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर इज ई T5/dt होता है। ठीक है। तो D5 की वैल्यू रख दी P5 और dt की वैल्यू रख दी 60/n। एन हमारा ऊपर चलेगा P5 इंटू n/60। सिंस द नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज इन पैरेलल पाथ इज, तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितने हैं? कंडक्टर कितने हैं? Z। और पैरेलल पाथ कितने होते हैं? A। तो Z/A। अगर मैं कह दूं टोटल जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल्स टू ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, टोटल जनरेटर जो होगा ईएमएफ पर पैरेलल पाथ होगा, तो Eg इक्वल्स टू Eg अपॉन पर कंडक्टर इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन पैरेलल पाथ। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू मैं रख रहा हूँ P5n/60 और Z/A। तो एक फॉर्मूला निकल का है Eg इक्वल्स टू P5nZ/60A। एक छोटा सा फॉर्मूला ये और मेरा एक डेरिवेशन कंप्लीट। बस इसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद हम कह रहे हैं इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि डीसी जनरेटर में Z P A आर कांस्टेंट है, सो दैट इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। जो इजी है वो मेरा n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका हम यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए। इजी मतलब पोटेंशियल या ईएमएफ, मतलब यहाँ पे स्पीड से है। तो मैं क्या कर सकता हूँ फॉर्मूले में? केस वन ले लूंगा। अगर लेफ्ट वाइंडिंग है तो लेफ्ट वाइंडिंग के लिए ए इक्वल्स टू पी हो जाएगा। अगर ए इक्वल्स टू पी हो जाएगा तो फॉर्मूले में से ए और पी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से मेरा बचेगा इज इक्वल्स टू 5nZ/60। अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ तो वेव वाइंडिंग के लिए ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। ए की वैल्यू 2 रख दूंगा तो 60 × 2 यहाँ पे 120 हो जाएगा। नेक्स्ट एक इक्वेशन आती है हमारी आर्मेचर टॉर्क इक्वेशन फॉर द मोटर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा है। हाँ, यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है आर्मेचर टॉर्क ऑफ डीसी मोटर। यानी कि टॉर्क इक्वेशन क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर, ड्राइव द टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर या फिर डीसी मोटर। तो आप देख पा रहे होंगे एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है मोटर का। पोल्स दिख रहे होंगे आपको, दो पोल्स आपको देख पा रहे होंगे। बीच में आर्मेचर घूमता हुआ दिख पा रहा हो। तो देखिए, इन डीसी मोटर a circumferential force F at a distance r, which is the radius of armature, is acted on each conductor. ठीक है, tending to rotate the armature. Okay. The sum of the torque due to the all armature conductor known as armature torque. जो टोटल टॉर्क निकल कर आ रहा होगा हर सारी आर्मेचर कंडक्टर की वजह से, उसे हम आर्मेचर टॉर्क बोल रहे हैं। जिसे हम टो ए से डिवाइड कर रहे हैं, टी ए से डिफाइन कर रहे हैं।
फिर से वही कहानी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के लिए। पी नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे, आर रेडियस ऑफ आर्मेचर हो जाएगी, एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हो जाएंगे, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाएंगे, आई ईच करंट, करंट इन ईच कंडक्टर हो जाएगा, और बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डी, और फाई हमारा फ्लक्स पर पोल। सारी नोटेशन हमने दिखा दी। एक छोटा सा डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। डेरिवेशन क्या रहेगा? फोर्स ऑन ईच कंडक्टर पढ़ता है भाई, फोर्स कंडक्टर के अंदर फोर्स कितना होता है? एफ बराबर बी आई एल। टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला भी हम पढ़ा है, टॉर्क इन वन कंडक्टर फोर्स इंटू पैरेलल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एफ इंटू आर। अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टोटल आर्मेचर टॉर्क कितना हो जाएगा? जैसे हम टो कह रहे हैं तो कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जेड इंटू एफ इंटू आर। एफ की वैल्यू रख दो बी आई एल आर, जेड इंटू बी आई एल आर। करंट इन ईच कंडक्टर आई इक्वल्स टू, ईच कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो पैरेलल पाथ से डिवाइड कर दो, आई ए अपॉन ए। फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन ए, फ्लक्स और फ्लक्स पर एरिया, है ना। अब बात करते हैं ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पैरेलल पाथ जिसकी रेडियस आर है। कितना होता है? 2 पाई आर एल अपॉन पी। तो अगर मैं ए की वैल्यू इसमें पुट कर दूं अपनी मेन इक्वेशन में, तो टो ए इक्वल टू अपना जेड ये रहा, ओके। ठीक है, बी की वैल्यू फाई अपॉन ए, आई की वैल्यू आई अपॉन ए, एल एज इट इज और आर एज इट इज। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद मैंने क्या करा है, इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज करा है 2 पाई आर एल अपॉन पी। 2 पाई आर एल की पी की जगह रख दूं मैं, अगर 2 पाई आर एल अपॉन पी की जगह मैं आर रख दूं यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन से, ठीक है। ये तो ये मेरा आर से आर कैंसिल, और जो मेरी आएगी ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी टॉर्क की और डीसी मोटर। एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नोटेशन याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, और इन्हें ड्राइव कर देना है। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि भाई जो टॉर्क है वो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? फाई और आई के, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट नहीं होंगे। बाकी सब चीज कांस्टेंट, पोल कांस्टेंट हो जाएंगे, कंडक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे, पैरेलल पाथ कांस्टेंट हो जाएंगे, पर फ्लक्स और करंट कांस्टेंट नहीं हो सकते। तो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू इसका हो गया। और मैं पीछे निकल गया हूँ डीसी मोटर के लिए, ई बी इक्वल्स टू एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। अगर मैं दोनों की वैल्यू इक्वल रख दूं, यहाँ से मैं किसका मान निकालूं? पी फाइव जेड ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 60 इंटू ई बी अपॉन एन आएगी। अब ये पी फाइव जेड पीछे वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दो 60 इंटू ई बी अपॉन एन, तो ये मेरा 62 पाई से 60 कैंसिल करा, 9.55 ई आई बी अपॉन एन। इस तरीके से मेरी लास्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके क्लास, तो दो मेरे ये डेरिवेशन है जो कि इक्वेशन दिखाते हैं। लास्ट जो मेरा टॉपिक आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का आता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस लेक्चर में करेंगे और जनरेटर के लेक्चर में करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर में आती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। तो पहले डीसी मोटर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो द थ्री इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ डीसी मोटर, तीन कर्व पूछे जाते हैं। वो कर्व किस किस के बीच बन रहे हैं भाई? पहला कर्व बना है टॉर्क आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक्स, जिसे कहते हैं हम टॉर्क आर्मेचर करंट, यानी कि टी वर्सेस आई, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड आर्मेचर करंट, यानी कि यानी कि स्पीड को दिखाते हैं एन से, एन वर्सेस आई। और थर्ड स्पीड टॉर्क, स्पीड टॉर्क मतलब स्पीड को एन से, वर्सेस टॉर्क मतलब टो से। तो पहला है टॉर्क और आई के बीच में, दूसरा स्पीड और आई के बीच में, और थर्ड है स्पीड और टॉर्क के बीच में। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है। तो क्या क्या है इनके बीच में अब देख लेते हैं। तो टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व गिवन रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल टॉर्क एंड द आर्मेचर करंट, ओके, इट इज नोन एन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी की बात करूं स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व गिव्स रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड द आर्मेचर करंट, ओके। और तीसरी बात करूं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की, this characteristics curve gives relation between the speed n and the mechanical torque t. This is also known as a mechanical characteristics. This curve can be derived from the above two curves. ये जो कर्व मिलेगा मुझे ऊपर वाले दो कर्व की मदद से मिलेगा। अब बनाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आ जाइए, पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर के, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो सिंपल, अगर मैं आप देख पाए कैरेक्टरिस्टिक बनी किस किस के बीच में है?
ई बी और आई, ई बी और आई के बीच में मेरी करेक्टरिस्टिक्स है, ई बी और आई। तो जितना फील्ड करंट देंगे उतना ही मेरा ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इससे ज्यादा ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, जितना फील्ड करंट उतना ईएमएफ जनरेट। बट एक टाइम सेचुरेशन पॉइंट ऐसा रहेगा, उसके बाद कितना ही आप करंट देते जाए देते जाए देते जाए, पर इससे ज्यादा है, इससे मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा हमारा मोटर या जनरेटर, मोटर। तो कह सकते हैं इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर द फ्लक्स वेरीज फ्रॉम द वेरिएशन इन द लाइन और आर्मेचर करंट एज द फील्ड इन द सीरीज विद द आर्मेचर। द फ्लक्स increases from the linear law with the increases load current become maximum the saturation point। ठीक है, फिर एक टॉर्क इक्वेशन लिख के दिखा दी आपको, जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे। ठीक है, देखिए टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू दी फाई आई है, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर फॉर डीसी सीरीज मोटर। तो जो टॉर्क करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो हमारी कैसे हो जाएगी, ए इस तरीके से, फ्लक्स के लिए इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, स्पीड करंट टॉर्क करंट, स्पीड करंट एंड टॉर्क करंट। तो हमें पता है स्पीड और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, जो स्पीड करंट वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारा ये डिक्रीजिंग वाला करवाया। और टॉर्क और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि आई स्क्वायर आ रहा है, यानी कि रैपिडली चेंज होगा, तो यानी कि एक ये वाला कर्व। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ब्लू कलर से, कौन सा, टॉर्क और करंट वाला ये रहा, और रेड वाला हमारा दिखा रहा है स्पीड और करंट। ठीक है, ठीक है, टॉर्क और करंट का हमें पता है इंक्रीज होगा, क्योंकि आई स्क्वायर आ रहा है तो रैपिडली इंक्रीज होगा। और स्पीड और करंट की बात करूँ तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वन अपॉन आई, तो वो डिक्रीजिंग वाला। ये कुछ फॉर्मूले लिख के दिखा रखे हैं जो करेक्टरिस्टिक्स जिनकी मदद से हम करें, आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं। स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक अभी आपको पता था, स्पीड और टॉर्क की बात करेंगे तो स्पीड टॉर्क में देखिए, द स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक शोन द टॉर्क इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली है। क्वेश्चन में डायग्राम में देख पा रहे होंगे, टॉर्क टी है इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्पीड के, यानी कि डिक्रीजिंग वाली करेक्टरिस्टिक बनेगी। Hence the series motor are best suited for the service where the motor is directly coupled to the load, such as fan whose speed fall with the increase in torque. It should be noted the series motor is variable speed। इस तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो करनी पड़ेंगी। डीसी शंट मोटर की बात कर लेते हैं। डीसी शंट मोटर में आप देख पा रहे होंगे स्पीड करंट करेक्टरिस्टिक, एक तरफ टॉर्क और स्पीड है, तो टॉर्क स्पीड में आप देखिए एक लीनियरली इंक्रीज होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, तो टॉर्क बढ़ेगा, करंट से करंट बढ़ेगा ऐसे ही टॉर्क बढ़ेगा। और स्पीड की बात कीजिए, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है आपका, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, लीनियरली कांस्टेंट है, थोड़ी सी कम होती चली जाएगी आफ्टर सम टाइम। तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसे आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। ई जो है स्पीड जो है वो बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम कह सकते हैं वी माइनस आर के प्रोपोर्शनल है। और जब आई की बात करेंगे तो आई घटाने पर वी का मान बढ़ेगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फ्लक्स के। सिंस फ्लक्स इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, अगर फ्लक्स को कांस्टेंट कंसीडर कर लें,
सो विद द इंक्रीज ऑफ लोड करंट द स्पीड स्लाइटली फॉल, अगर स्पीड करंट बढ़ाएंगे तो स्पीड धीरे से घटने लगेगी। द वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर आई आर ए, और आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके आई ए आर ए की वजह से। ये जो ड्रॉप दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा यहाँ पे, ये ग्राफ में इस जगह, ये ड्रॉप किसी वजह से आई आ रही है। सिंस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर एट फुल लोड इज वेरी स्मॉल टू कंपाउंड अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, therefore the shunt motor being constant speed motor are best suited driving for line shaft machine latch milling machine convey fans all purpose। तो एक कांस्टेंट स्पीड मोटर के तौर पे आपको ये मिलेगा, और वेरी लोड वेरी टॉर्क के लिए आपको सीरीज मोटर यूज करना पड़ेगा। टॉर्क करंट स्पीड की बात करें तो टॉर्क भाई अपना सीधा यहाँ पे दिख रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायग्राम में देख रहा हूँ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। स्पीड टॉर्क की बात कर लेते हैं। स्पीड टॉर्क में आ जाइए। द करेक्टरिस्टिक कर्व कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव टू करेक्टरिस्टिक, ऊपर वाले टू करेक्टरिस्टिक को मैं ले लूँ तो ये रहा स्पीड करंट, और जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टॉर्क के। तो टॉर्क और स्पीड की अगर बात करो तो टॉर्क स्पीड में हल्का सा ये आ जाएगा, और ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है स्लाइटली जो डिक्रीज हो रहा है, ये किसकी वजह से, आई ए आर ए की वजह से। ये लॉस के अंदर हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मिलता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये ए आर विद ए आर और विद नो ए आर, नो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये, और आर्मेचर रिएक्शन के साथ ये। फिर लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड बाउंड मोटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड बाउंड मोटर, इसकी अगर मैं बात करूं तो कम्युलेटिव कंपाउंड था, डिफरेंशियल कंपाउंड था। तो इसके बारे में क्या है, एज द लोड इज इंक्रीजेस द फ्लक्स ड्यू टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग इंक्रीजेस एंड कॉज द टॉर्क ग्रेटर देन इट वुड हैव with shunt field winding alone for a given machine and for given current। सीधा डायग्राम देखिए अब। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया। कम्युलेटिव के लिए ये डायग्राम मेरा इस तरीके से जाएगा ऊपर, और डिफरेंशियल के लिए ये मेरा नीचे जाएगा, और शंट के लिए कैसा आ रहा था, ये सीधा आ रहा था, बस आपको याद रखना है। फिर शंट के लिए सीधा जा रहा था, कम्युलेटिव के लिए नीचे आना है, और डिफरेंशियल के लिए ऊपर जाना। ठीक है, इसके लिए टॉर्क करंट स्पीड करंट के लिए, और स्पीड टॉर्क के लिए अब बात करेंगे तो स्पीड टॉर्क में सीरीज के लिए ऐसा आ रहा था, शंट के लिए ये जा रहा था। अब डिफरेंशियल के लिए ऊपर जाएगा, और कम्युलेटिव के लिए हमारा ये वाला। तो ये आपको इस तरीके से दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है, और पेपर में आएगा जैसे आपको इसे ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। तो एक बार करेक्टरिस्टिक्स को आप दोबारा नजर में निकाल लीजिएगा। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने बनाई हुई हैं, सिंपल छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, उन पे बेस याद रखना है कि ये मेरी स्पीड के प्रोपोर्शनल आ रहा है, टॉर्क मेरा स्पीड के प्रोपोर्शनल है, या टॉर्क मेरा करंट के प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल आ रहा है तो कांस्टेंट एक लीनियर लाइन आ जाएगी, लेकिन वो लीनियर लाइन भी कब तक रहनी है, जब तक कि सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाए, उसके बाद वो बैंड हो जानी है, जैसे कि आप पहले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, है ना। स्टार्ट तो लीनियर हुई थी, फिर उसके बाद ये बैंड आ गई है, क्योंकि सैचुरेशन के बाद ईएमएफ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी चाहे आप कितने करंट प्रोवाइड करें। तो ये छोटी छोटी बातें आपको कुछ याद रखनी है डायग्राम बनाते समय। और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमें पता चला था सीरीज के लिए जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई स्क्वायर के। तो एक रैपिडली चेंज आपको देखने को मिलेगा, सीधा ऊपर की तरफ भगी है। ठीक है, और स्पीड की और करंट की बात करूंगा तो स्पीड और करंट में इन्वर्सली रिलेशन था, कि स्पीड जो थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी करंट के। तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, ये डिक्रीजिंग वाला। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इन्हीं पॉइंटों को जोड़ के कम्युलेटिव और डिफरेंशियल वाले कर्व बन जाएंगे। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल कर्व इनकी मदद से बनेंगे आपके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इसके अंदर रहे क्या, सबसे फर्स्ट आप ध्यान देंगे कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन को आप इस तरीके से पढ़ लेंगे कि उसमें आपके नंबर ना कटे।
विद डायग्राम। फिर नेक्स्ट आपको करना है दो इक्वेशन। वे इक्वेशन क्या रहेंगी आपकी, एक तो रहेगी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर, और सेकंड रहेगी टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर। ये दो इक्वेशन हो गई। और थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आप थोड़ा सा अपना छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखेंगे और इसे ड्रॉ कर करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लेक्चर तैयार करना है। कुछ इसके टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करके उसे साथ में पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड और यूनिट फर्स्ट के कुछ पॉइंट्स हमें लगे एक नेक्स्ट लेक्चर बना लेंगे, और फिर सेकंड थर्ड यूनिट का एक अनदर लेक्चर बना लेंगे। सो थैंक यू क्लास।